अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर, और अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस हवाले से भी अपडेट्स आपको देंगे, क्योंकि कल सुबह 5 बजे तक का जो है वो डेडलाइन का टाइम है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई है। और इस 5 बजे से पहले पहले अगर कोई मुआहदा हो गया तब तो एक बहुत बड़ी तबाही से जो है ये खित्ता बच जाएगा, वरना एक बहुत बड़ी तबाही का तूफान जो है वो आने वाला है। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस डेडलाइन से पहले ही जो है वो ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चंद वीडियोस अभी थोड़ी देर में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी तक आइडिया होगा कि सिचुएशन जो है वो कहाँ तक पहुंची। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें आगाह करें, आपके कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। 31 लाख सब्सक्राइबर से अब हम सिर्फ तकरीबन कोई 5,500 सब्सक्राइबर्स दूर है। मेरे ख्याल में ये आज की तारीख के अंदर ही जो है वो शायद कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं तो कल तक मैक्सिमम मेरे ख्याल में हो जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो, और अक्सर औकात घर में मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके भी चैनल जो है बने होते हैं, अकाउंट्स बने होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनके चैनल्स के ऊपर भी आप सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, खबरों की तरफ जो है वो जल्दी जल्दी चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इससे पहले कि 5 बजे की आज सुबह जो अगली सुबह आने लगी है, इसकी 5 बजे की, जिसमें अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, उससे पहले ही ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर जो है वो शदीद बमबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उसकी पेट्रोकेमिकल्स की जो तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया गया। और ईरान ने भी जो है उसके बाद दीगर पेट्रोकेमिकल जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी निशाना बनाया है। उसकी डिटेल्स वीडियोस में अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक वीडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, ये जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद आवाज़ी, उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान को ये कवर करते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब तेहरान के अंदर मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, और अब वो मतलब बिल्कुल भी उसका वजूद ही नहीं है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। और इसकी फुटेज, थोड़ी सी फुटेज है, थोड़ी सी ये झलक है जो दूर से, कई किलोमीटर दूर से जो है वो बनाई गई है, और इससे देखा जा सकता है कि किस हद तक खौफनाक आग जो है उस एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त लगी हुई है। ये कल रात की फुटेज जो है वो बताई गई है कि रिकॉर्ड हुई है, और आज सुबह जो है इस फुटेज को रिलीज़ किया गया है। इसके साथ साथ ये अब से चंद घंटे पहले की फुटेज है, ये आज सुबह ये वीडियो फुटेज जो है वो सामने आई है, और इसमें यह बताया गया है कि तेहरान के ऊपर जो है वो अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं, उसके बाद वहाँ पे रेड क्रेसेंट सोसाइटी के जो एहलकार हैं इमदादी सरगर्मियों के अंदर मसरूफ़ हैं, और वहाँ से ज़ख्मियों को और मरने वालों को जो है वो वहाँ से उनकी लाशों को या ज़ख्मियों को जो है वो निकाला जा रहा है। तो और ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे एक्चुअली ये टारगेट किया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जनाब ये इजराइल के वज़ीर दिफा हैं इसराइल कात्स, उन्होंने ये दावा किया है कि साउथ पारस गैस कॉम्प्लेक्स, जो कि ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उसके ऊपर जनाब हमला किया गया है। और इसकी ये फुटेज जो है वो सामने आई है, जिसमें दूर से देखा जा सकता है कि धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं। अब ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जो होते हैं ये ज़हन में रखिएगा कई अरबों के ये मतलब वैल्यूड होते हैं, और जब इनके ऊपर अगर इन्हें निशाना बनाया जाए तो उसके बाद इनकी रिपेयरिंग जो है वो चंद हफ्तों नहीं, चंद महीनों नहीं, बल्कि कई सालों तक जो है वो एक्चुअली इसकी रिपेयरिंग में लगता है। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, गैस कॉम्प्लेक्स जो है वो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एक उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी के लिए जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जो है वो निशाना बनाया गया है, और इसकी मुख्तलिफ एंगल से जो फुटेजेस सामने आई है उसमें खौफनाक आग जो है वहाँ पे भड़क रही है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि चंद घंटे बाकी हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जनाब हम सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के बाद से जो है वो हम लोग का सिलसिला शुरू हो जाएगा अगर मुआहदा ना किया गया। तो इसी सिलसिले में एक अली गमसारी हैं, बेसिकली एक ईरानी मौसीकार हैं, उन्होंने वहाँ पे एक दमावंद बिजली घर है उसके बाहर वो बैठ गए, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए जो है होने वाले हमलों को रोकने की कोशिश करूँगा, और मैं अमन का पैगाम जो है वो मैं लेकर आया हूँ, और उनकी फुटेज जो है वो इस तरह सामने आई है। इसके अलावा अरब न्यूज़ ने जनाब एक खबर दी है, उन्होंने ये दावा किया है कि मुश्तबा खमनाई जो हैं वो इस वक्त बेहोश हैं, और कुम के अंदर जो है इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। कुम जो है उनका आबाई इलाका है, और वहाँ पे बताया गया कि उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन एंड अनएबल टू मेक एनी डिसीजंस।
उनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब वो उनकी हालत जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो इस वक्त कोई फैसले नहीं कर पा रहे। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये अरब न्यूज़ जो है, अरब न्यूज़ एक्चुअली एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, क्रेडिबल इदारा है, वो ये बहुत बड़ी खबर जो है वो एक्चुअली ये क्लेम कर रहा है। और उसमें उन्होंने जो कोटेशन दी है, बेसिकली उन्होंने जहाँ से वो खबर दी है वो उन्होंने द टाइम से उन्होंने खबर दी है कि जी वहाँ पे जो है ये क्लेम किया गया है। दूसरी बात ये कि मैं अभी रिसेंटली कल मैं देख रहा था कि एक फुटेज मैं देख रहा था, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल के ऊपर जो है वो चलाई जा रही थी कि ये मुश्तबा खमनाई की फुटेज है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शर्मिंदगी होगी उन्हें, कि जनाब ये मुश्तबा खमनाई की फुटेज जो है वो सामने है। वो मुश्तबा खमनाई की फुटेज नहीं है, वो AI की फुटेज है। बराए मेहरबानी चेक कर लिया करें। मैं जानता हूँ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो आपके असाइनमेंट डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं या कंट्रोलर न्यूज़ के तौर पर किरदार अदा कर रहे होते हैं। एक दफ़ा उनसे कह दिया करें कि चेक कर लिया करें कि वो मुश्तबा खमनाई की फुटेज नहीं है, वो AI से बनी हुई फुटेज है, जो कि एक्चुअली उसमें बल्कि मैं दिखा देता हूँ, ये सामने है आपके, ये फुटेज जो है ये AI से बनी हुई फुटेज है, ये रियल फुटेज नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं तो एक बहुत ही छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मतलब ना मेरे पास कोई इतने रिसोर्सेज हैं। एक टेलीविज़न चैनल के अंदर तकरीबन रफली कोई 300 350 से ले के 1000 बंदा तक काम करता है। ये मैं आपको वैसे एक पाकिस्तान के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं तो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक सहाफ़ी हूँ, एक यूट्यूब चैनल है। मेरे ख्याल में मेरी टीम के अंदर जो लोग काम करने वालों की तादाद है वो 3 है, सिर्फ 3 लोग, मतलब 3 वो हो गए, एक मैं हो गया, 4 लोग हैं हम, टोटल मिला के 4 लोग जो है वो काम करते हैं। तो 4 लोग वर्सेस 400 लोग, और उसके बाद भी अगर आप एक AI से बनी हुई फुटेज जो है वो चला दें अपने चैनल्स के ऊपर और उसके ऊपर लिखे भी ना कि AI जनरेटेड फुटेज है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। खैर एनीवेज मैं नाम नहीं लेना चाहता, है उनको शर्मिंदगी होगी। इसके अलावा जनाब ये इराक की एक फुटेज जो है वो सामने आई है। कुर्दिस्तान का जो एरिया है, कुर्दों का जो एरिया है, ये वो बेसिकली है जहाँ पे बताया गया है कि एक US मिलिट्री जो हाइड आउट था अरबल के अंदर, उसे जो है वो ईरान की जानिब से शदीद टारगेट किया गया है। और इसकी फुटेजेस भी जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो जो मिसाइल्स हैं उन्हें नाकारा बनाने की जो है वो कोशिश की जाती है और उसके नीचे से जो है वो लेकिन इसके बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। ये फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके अलावा एक और फुटेज ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये दूर से बनी हुई फुटेज है लेकिन इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये आज से तकरीबन कोई 3 दिन पुरानी ये फुटेज है जो प्रेस TV की जानिब से जारी की गई है। ये करसक बेस है सीरिया के अंदर, उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की मतलब बेस है और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि एक जो कमाकाजी ड्रोन होता है उससे उस अमेरिकी बेस को जो है वो सीरिया के अंदर निशाना बनाया गया है और इसकी दूर से ये फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके अलावा ये एक फुटेज जो है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये जनाब इसमें इज़राइल के अंदर जो अब तक तबाही हुई है इस जंग के नतीजे में वो बेसिकली दिखाई गई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अकाउंट है जो आप देख रहे हैं ये एक इजरायली की जानिब से जो है वो एक्चुअली ये वीडियो मुख्तलिफ मोन्टाजेस जो है वो क्लिप्स जो है वो शेयर किए गए हैं कि जनाब ये देख लीजिए बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर जो है वो हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ है, मतलब इजराइल का क्या हाल हुआ है। ज़हन में रखिएगा हमारे यहाँ पे ये इंप्रेशन है कि जनाब तमाम यहूदी जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत इजराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। जो ये समझते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है या एक शिद्दत पसंद सोच वाला इंसान है, तो इजराइल के अपने अंदर बहुत से यहूदी भी जो है वो एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी हैं। तो ये ट्वीट और ये फुटेज जो है वो इसे बताती है कि जनाब ये देखें हमारे मुल्क को जो है इसने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे रिहायशी इमारतें जो हैं वो खंडर बन गई हैं। और ज़ाहिरी बात है ये खंडर तब बनी है जब आपने ईरान के ऊपर हमला किया, जब आपने वहाँ पे रिहायशी इलाकों के ऊपर हमला किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, गैस फील्ड्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर जब आप अटैक करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जनाब वो एक गाल के ऊपर थप्पड़ खाएं और दूसरा भी आगे कर दें। ज़ाहिरी बात है वो जनाटेदार थप्पड़ आपके मुंह के ऊपर भी मारेंगे और ये थप्पड़ मेरा ख्याल में ये इजराइलियों से ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह के ऊपर पड़ा है जो ईरान की जानिब से इनके ऊपर हमला हुआ है। इसके साथ साथ जो मैं भी आप थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जनाब इजराइल के अपने अंदर भी जो है वो एक मुखालफत पाई जाती है बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। तो तल अबीब के अंदर जो है वो ये बताया गया कि जो अमेरिकी एम्बेसी है वहाँ पे मुजाहिरीन जो है वहाँ पे उस अमेरिकी एम्बेसी के अंदर घुसा है कल और उन्होंने अंदर घुस के जो है वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी के अंदर जो है वो एहतजाज किया इस जंग के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और इजराइल की जानिब से शुरू की गई है इस जंग के ख़िलाफ़। उन्होंने वहाँ पर यह एहतजाज किया, इवन दो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, बट स्टिल अ क्राउड इज़ अ क्राउड। और वो मेरी नज़र में चाहे वो 2 बंदे क्यों ना खड़े हों, लेकिन ज़ाहिर बात अगर एक मुखालफत है एक जंग के ख़िलाफ़ तो वो मुखालफत जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ ये एक फुटेज बड़ी ही खौफनाक फुटेज है जो मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली द ब्रिज ऑफ अमेरिकाज़ है
और ये पैनामा सिटी के अंदर, पैनामा के अंदर ये मौजूद है। वैसे तो हमारे यहाँ पे पैनामा का नाम जो है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि किस लिए इस्तेमाल होता है, नवाज शरीफ साहब का जो मशहूर ज़माना केस था। लेकिन ये बेसिकली पैनामा के अंदर ब्रिज ऑफ अमेरिकाज़ है। इसकी ज़रा फुटेज देखिएगा, इस ब्रिज के ऊपर जो है वो कितना खौफनाक धमाका होता है। ये बेसिकली कल ये धमाका हुआ है, वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4:15 बजे धमाका हुआ है। और आग के शोले जो है वो किस तरह भड़के हैं, मुख्तलिफ एंगल से ये वीडियो फुटेज जो है वो देखी जा सकती है। इसमें CCTV फुटेज भी है और लोगों ने वीडियोज़ के ज़रिए भी जो बनाया है। और जिस दौरान एक्चुअली ये धमाका होता है, ये एक तीसरा एंगल है जहाँ से ये वीडियो फुटेज जो है वो बनी है। और इसमें देखने वाली बात ये है कि जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी तो क्योंकि धमाका ब्रिज के नीचे से हुआ, अब ये वजह ये बताई गई है कि वहाँ पे उस वक्त जो है वो टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स जो है वो फिल इन किए जा रहे थे और उसका जो फिलिंग स्टेशन था वो बिल्कुल उस ब्रिज के नीचे था। जब वहाँ पे एक टैंकर के अंदर आग भड़की तो साथ ही 2 टैंकर्स और थे, उनके अंदर भी आग भड़क उठी। तो तकरीबन कोई 3 टैंकर्स जो हैं वो धमाके से वहाँ पे उड़े हैं और उसके नतीजे में बेसिकली ये ब्रिज ऑफ अमेरिकाज जो है उसके नीचे धमाका हुआ है। लेकिन आखिरी इतला तक ये ब्रिज फिर भी नहीं गिरा, मतलब इस धमाके के बावजूद ये ब्रिज नहीं गिरा क्योंकि नीचे से जो है वो ये धमाका हुआ है। इसके साथ साथ एक और जो ख़बर है वो जनाब ये है कि ईरान की फ़ौज ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ के हवाले से मुआहदे की मंगल की डेडलाइन को मुकम्मल तौर पर अभी से मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ट्रंप की धमकियां में तकरीर मामला को डेडलॉक की तरफ ले जा रही हैं और ईरान की पोजीशन को तब्दील नहीं करेंगी। ख़ातमुल अनबिया सेंट्रल कमांड के एक तर्जुमा ने कहा कि यह बयान अमरीकी और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ किए जाने वाले हमले और तबाहकुन ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं डालेगा। ईरान का नहीं कहना है कि जी ये ऑपरेशंस जो है वो जारी रहेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं एक खबर आपके साथ शेयर करूंगा विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेसिकली ये खबर है, इसको स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। इसमें द टाइटल इज द वॉर इज टर्निंग ईरान इनटू अ मेजर वर्ल्ड पावर, और ये कहीं और नहीं कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। अच्छा जेन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा ही बुरा लगता है। मतलब कल रात को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो न्यूयॉर्क टाइम्स के जब रिपोर्टर ने उठ के उनसे सवाल करना शुरू किया तो वो उनको भी जो है वो नाराज़गी का उसने इजहार किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ फेक न्यूज़ एंड ऑल दैट। ये कोई पहली दफ़ा नहीं, ये पहले भी इस तरह कर चुका है। लेकिन ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ज़रा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। उर्दू में इसका तर्जुमा है। लिखते हैं जी, हालिया बरसों में यही कहा जाता रहा कि आलमी निज़ाम 3 ममालिक की तरफ बढ़ रहा है, अमरीका, चीन और रूस। इस तस्वीर में यह माना जाता था कि ताकत बुनियादी तौर पर इक़्तिसादी हुजूम और फौजी सलाहियत से हासिल होती है, लेकिन यह मफरूज़ा अब दुरुस्त नहीं रहा। एक चौथा आलमी ताकत का मरकज़ तेज़ी से उभर रहा है, ईरान, जो इक़्तिसादी या फौजी तौर पर इन तीनों ममालिक का मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसकी नई ताकत आलमी मईशत के सबसे अहम तवानाई के रास्ते आबना हुर्मुज़ पर उसके कंट्रोल से पैदा हुई है। ज़्यादातर तजियाकार ये मानते हैं कि ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल सिर्फ आर्जी है। आम तवक्को यह है कि अमरीका और इसके तहादी बहरी फ़ौजें जल्द सूरत हाल मुस्तहकम कर देंगी और तेल की तरसील मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगी, लेकिन यह तवक्को गलत है। उसका मफरूज़ा यह है कि गुज़रगाह पर कंट्रोल जारी रखने के लिए ईरान को इसे बंद करना ज़रूरी है। जदीद मईशतों को सिर्फ तेल की ज़रूरत नहीं, बल्कि वक्त पर बड़े पैमाने पर काबिल एतमाद तेल की फराहमी भी ज़रूरी है। जिस तरह मिसाल के तौर पर भी आज पाकिस्तान के बारे में मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ कि ये कल बताया गया था वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल के 25 दिन के ज़खायर जो है वो मौजूद है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस इन्वेंट्री को जो है ना वो इसी लेवल के ऊपर मेंटेन करें, 25 दिन से लेकर 1 महीने तक जो है वो आप इसको मेंटेन करें। तो और अगर आपकी सप्लाई पीछे से रुकती है तो ऑब्वियसली ये 25 दिन जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। 25 से 21, 21 से 15, 16, 2 हफ्ते क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं, अगर तवानाई की सप्लाई में रुकावट जारी रही तो असरात वसी होंगे। इंश्योरेंस और फ्रेट की कीमतें बढ़ेंगी, तजारती तवाज़ुन ख़राब होगा, करेंसियाँ कमज़ोर होंगी, महंगाई बढ़ेगी और तवानाई पर इन्हिसार पॉलिसी को शक्ल देना शुरू कर देगा। इस सूरत हाल में ईरान फ़ायदा उठाएगा। चीन खलीजी तवानाई पर इंहिसार करता है ताकि अपनी तरक्की बरकरार रख सके। रूस बुलंद और गैर मुस्तहकम तवानाई की कीमतों से फ़ायदा उठाता है और ईरान हुर्मुज़ की गुज़रगाह पर अपनी पोजीशन से असर और रसूख हासिल करता है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बेसिकली ये तीनों ममालिक जो है यानी चीन, रूस और ईरान, ये आपस में तीनों का कोई ना कोई स्टेक जो है वो इस सारे मामले के अंदर है और तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कर सकते हैं इस सारे मामले के अंदर। इन तीनों ममालिक के मफादात अमरीका और इसके तहादियों के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के खिलाफ हैं। ये ममालिक रस्मी तौर पर इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन निज़ाम की साख्त उन्हें एक ही सिमत में धकेलती है। इस तरह एक नया आलमी निज़ाम उभरता है, ना कि रस्मी इत्तेहाद के ज़रिए बल्कि मुश्तरका मफादात के ज़रिए जो वक्त के साथ एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अमरीका को एक मुश्किल इंतखाब दरपेश है, या तो आबना हुर्मुज़ पर तवील मुद्दती कंट्रोल बहाल करने की कोशिश करे या एक नए आलमी तवानाई के निज़ाम को कबूल करे जिसमें अमरीकी कंट्रोल यकीनी नहीं रहा।
अगर वो कबूलियत का इंतखाब करता है तो नतीजा वाज़ेह है, बैनुल-अक़वामी निज़ाम ईरान को चौथे आलमी ताकत के मरकज़ के तौर पर तस्लीम करेगा। लेकिन अगर अमेरिका फौजी कंट्रोल दोबारा हासिल करने का फैसला करता है तो एक तवील जंग का सामना करेगा जिसमें उसे शिकस्त भी हो सकती है। ईरान की जंग एक ऐसी फौजी कशमकश है जिससे अमेरिका आसानी से पीछे नहीं हट सकता और मामला पहले की तरह वापस नहीं आएंगे। ईरान बिलाशुबा अमेरिका के साथ नए मुआहदे में भारी कीमत तलब करेगा, लेकिन यह मुतबादिल मुस्तकबिल के मुकाबले में कम महंगा होगा। बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल उन्होंने लिखा है और उन्होंने बेसिकली ईरान की जो ताकत है, और जाहिर बात है उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है उसकी स्ट्रेटेजिक पोजिशन, जिस जगह के ऊपर वो बैठा हुआ है कि वो 32-33 किलोमीटर का वो जो स्ट्रेच है जहाँ से बेसिकली इस पूरी तेल की सप्लाई होनी है, जहाँ से ये अगर वो बंद हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी कानून के तहत आप उसको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वाटर्स हैं जिस जगह के ऊपर ये बात आती है वो ईरान की हदूद ही बनती है। तो वो अगर किसी को मना करता है, वो डिक्लाइन करता है, तो वो कर सकता है, ये उसका राइट है। अगर वो मना कर सकता है कि जी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं गुजरेंगे यहाँ से, बिल्कुल उसी तरह ही मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से ट्रैवल करती हैं, वो अगर मिसाल के तौर पे आपके ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आगे जाती हैं। तो उसके अंदर जब भी वो जाती हैं तो उसके लिए आपकी एक सिस्टम के तहत आप बेसिकली परमिशन लेते हैं, और वो पाकिस्तानी हुकूमत से आप परमिशन लेते हैं। उनके जो एयरफोर्स है वो ऑन बोर्ड होती है, उसके अंदर जो आपकी सिविल एविएशन है वो ऑन बोर्ड होती है कि जनाब फ़लाँ जहाज़ जो है वो फ़लाँ एयरलाइन को जो है इतने बजे यहाँ से फ्लाई करेगा। और उसके बाद जब वो एंटर हो रहे होते हैं तो एक पूरा निज़ाम होता है जिसके तहत आप कोऑर्डिनेशन करते हैं कि जनाब हम आपकी हदूद में एंटर होने वाले हैं और हम फ़लाँ जगह के ऊपर जा रहे हैं, आप अपना रूट पूरी तरह बताते हैं वहाँ। तो इसी तरह समंदरी हदूद के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद से जो है वो आपने इंडियन जहाज़ों को और इंडिया ने पाकिस्तानी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। उन्होंने कहा जनाब आप हमारी सरजमीन का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर बात है उसके लिए बहुत फिर मुश्किल होती है, पाकिस्तानी जहाज़ों को ऑल द वे इंडिया के ऊपर से या नीचे से गुजरना पड़ता है, और इसी तरह इंडिया को जो है वो अगर उन्होंने इस तरफ की तरफ जाना है तो उनको ऑल द वे पाकिस्तान के ऊपर से या नीचे से जो है वो गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका ट्रेवल टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे उन स्टेट्स के लिए जो बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ हैं, लाइक कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, नीचे राजस्थान हो गया। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से बेसिकली अब वो पाकिस्तानी सरजमीन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब पंजाब से इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, अमृतसर हो गया, श्रीनगर हो गया, इन एरिया से जब भी कोई जहाज़ उड़ेगा उसको सबसे पहले नीचे ऑल द वे इंडिया के नीचे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो है वो टर्न करेगा। पहले वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से गुजर जाते थे। तो बेसिकली यही उस सारी चीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इसके अलावा एक्सियोस ने एक खबर दी है, कहते हैं जी ट्रम्प्स टिपिंग पॉइंट डिस्ट्रॉय ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर और गिव टॉक्स अ चांस, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प भी खुद इसके अंदर फंसे हुए हैं कि मैं इसको किस तरह इसको हैंडल करूं। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं जी सदर ट्रंप एक नहायत अहम फैसले का सामना कर रहे हैं और वक्त भी कम है। या तो वो अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे से, यानी कि पाकिस्तानी 5 बजे से ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की अपनी धमकी पर अमल करें, या मुज़ाकरात को मौका देने के लिए एक बार फिर अपनी डेडलाइन बढ़ा दें। एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार ने बताया कि अगर सदर को लगे कि मुआहदा बन रहा है तो वो शायद रुक जाएं, लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। एक दफाई एहलकार ने कहा कि वो इस बार किसी तौसीए के बारे में शक का शिकार हैं। ये रिपोर्ट 6 ओहदेदारों और ज़राए से गुफ्तगू पर मबनी, यानी 6 मुख्तलिफ सोर्सेज से इस अखबार ने अमेरिका के अंदर जो है वो गुफ्तगू की है, उसके बाद ये रिपोर्ट वो दे रहे हैं, जिन्हें जारी सफारतकारी या ट्रंप की सोच के बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल हैं। एक अमरीकी जरिए के मुताबिक, जो हालिया दिनों में ट्रंप से कई बार बात कर चुका है, ईरान के मामले पर अपनी इंतजामिया के आला हलकों में ट्रंप खुद सबसे ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं। एक और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि सदर सबसे ज़्यादा जारहाना है, जैसे एक पागल कुत्ता, अ मैड डॉग। अब ये उर्दू में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर आमतौर पर लफ्ज़ जो है बड़ा आम इस्तेमाल किया जाता है, ही इज़ एक्टिंग लाइक अ मैड डॉग। मैड डॉग से बेसिक मुराद होती है बहुत जारहाना, बहुत एग्रेसिव होना, गुस्से से भरपूर होना, मतलब कानों से धुआं निकल रहा है, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में ये मत समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने गाली दी है, ये बेसिकली उसको तशबीह दी है कि जनाब एक बिल्कुल एक मैड डॉग की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने मुशीरों और करीबी साथियों से बिजली घरों और पुलों पर हमले के मंसूबे के बारे में राय लेना शुरू कर दी है और उनसे पूछते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर डे के बारे में क्या सोचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डे से मुराद वही ये जो डेडलाइन आ रही है कि जनाब हम इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह कर देंगे। 2 ज़राए के मुताबिक अगर ट्रंप हुक्म देते हैं तो ईरान की तवानाई तनसीबात पर अमरीका और इसराइल की मुश्तरका बड़े पैमाने की बमबारी का मंसूबा तैयार है। ट्रंप के करीबी एक जरिए ने कहा अगर मुआहदा मिला तो ट्रंप इसे कबूल कर लेंगे, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि ईरान तैयार है या नहीं। मंगल शाम 8 बजे तक सूरत हाल इंतहाई कशीदा रहेगी। वही बात
जो मैंने अपने वीलॉग के आगाज़ में आपसे कही थी कि आगे आने वाले चंद घंटे जो हैं ये बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं कि क्या होगा। क्या ट्रंप एक्चुअली अपनी पॉलिसी पे यू टर्न लेंगे, क्या ईरान के ऊपर जो है बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है, ये यरूशलेम पोस्ट ने एक्चुअली ये खबर शेयर की है, स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा। इसमें वो ये क्या कहते हैं कि रूसी इंटेलिजेंस ने, गौर से सुनिएगा, रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को इजराइल के अंदर तवानाई के बुनियादी ढांचे के 55 अहम अहदाफ की एक तफसीली फहरिस्त फराहम की है। यह मालूमात यूक्रेनी इंटेलिजेंस के करीबी जरिए से द यरूशलेम पोस्ट को हासिल हुई हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने बताया है यरूशलेम पोस्ट को कि रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को 55 मुख्तलिफ, इसराइल के अंदर 55 मुख्तलिफ अहदाफ जो है वो दे दिए हैं कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो ये 55 मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पे आपने हमले करने हैं। और जाहिर बात है, ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि रूस जो है वो एक्चुअली सेटेलाइट इमेजरीज और इस किस्म की इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। ये बात पहले रिपोर्ट हो चुकी है। आगे लिखते हैं, ये रिपोर्ट जो मॉस्को और तेहरान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी इंटेलिजेंस ताउन को जाहिर करती है, इस बात की निशानदेही करती है कि फराहम की गई मालूमात ईरान को इसराइल के तवानाई निज़ाम पर दुरुस्त मिसाइल हमले करने की काबिल बनाती है। कि उन्होंने कहा जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप हमला करेंगे, इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम हमला करेंगे। नताइज के मुताबिक निशाना बनाए गए मुकामात को उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की बुनियाद पर 3 दर्जों में तकसीम किया गया। ये जो टारगेट्स हैं इनको 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो दी गई हैं। नंबर 1, इंतहाई अहम पैदावारी तनसीबात। ये वो मुकामात है जिनकी तबाही कौमी तवानाई निज़ाम को मफलूज कर सकती है। रिपोर्ट में ख़ास तौर पर ओरोट रैबन पावर स्टेशन को एक आम हदफ करार दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि ये पावर स्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर 1 कैटेगरी में आता है, और अगर आपने इसके ऊपर हमला किया तो पूरी तरह जो है इजराइल के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो जाएगा। नंबर 2, दर्जा नंबर 2, बड़े शहरी और सनती तवानाई मराकज़। ये तनसीबात ज़्यादातर वस्ती इसराइल में वाक़ हैं और बड़ी आबादियों को खदमात फराहम करती हैं कि जी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और ख़ास तौर पे सेंट्रल इसराइल के अंदर जो बिल्कुल सेंटर में है उनको जो है वो टारगेट किया जाए। दर्जा नंबर 3, मुकामी बुनियादी ढांचा। इन अहदाफ में इलाकाई सब स्टेशन शामिल हैं जो सनती इलाकों और छोटे पावर प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे वैसे कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह हो, लेकिन मैं वैसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये वो बात की जा रही है जिस तरह लेस्को हो गया, आपका जो फेस्को हो गया फैसलाबाद का, या आइस्को हो गया इस्लामाबाद का। ये मतलब हर शहर का जो मुख्तलिफ पावर स्टेशन हैं, अब उसकी बात हो रही है कि इसराइल के अंदर जो है उनको फिर टारगेट किया जाए। रूसी तजिए के मुताबिक इसराइल की कमजोरी यह है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक के बरक्स इसराइल का बिजली का निज़ाम काफ़ी हद तक अलग थलग है। चूंकि इसराइल एक तवानाई जजीरा है और पड़ोसी ममालिक से बिजली दरामद नहीं करता, इसलिए रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान को बताया गया कि चंद मरकजी हिस्सों को नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल और तवील मुद्दती तवानाई बहरान पैदा हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली बंदिश और तकनीकी खराबियां पैदा होंगी जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकेगा। यूक्रेन के सदर का कहना है कि हमने कुछ पुर्जे देखे, उनमें रूसी तफसीलात थी, हम जानते हैं क्योंकि ईरानियों ने यह तैयार नहीं किए। ताहम यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस की मुंतकली के 2 मकासद हैं, खित्ते में अपने अहम इत्तेहादी को मजबूत बनाना और मशरिक़ वस्ता में एक नया बहरान पैदा करना ताकि आलमी तवज्जो और वसाइल यूक्रेन की जंग से हट जाएं। 55 मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनके बारे में ये खबर आ रही है कि ईरान ने अपने मिसाइल उनके ऊपर लॉक किए हुए हैं कि अगर ईरान के ऊपर या अगले चंद घंटों के बाद अगर अमेरिका की जानिब से बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ या इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने भी प्लान बनाया हुआ है, जिस तरह इन्होंने मिसाइल लॉक किए हुए 55, उन्होंने भी ईरान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने मिसाइल जो हैं वो लॉक किए हुए हैं कि जैसे ही यहाँ से गो हेड आएगा व्हाइट हाउस से तो ये बीमारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। दुआ कीजिए कि बात यहाँ तक ना आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है कत्ल व गारत जो है वो कहीं भी ठीक नहीं होता, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो दुआ कीजिए कि अमन कायम रहे इस दुनिया के अंदर। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।